प्रिय विद्यार्थियों, प्रगति हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित भगवान के डाके नामक कविता का अभ्यास कर रहे हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 13 सितंबर 1908 को हुआ। कब हुआ? 13 सितंबर 1908। ये है इनका जन्म। मृत्यु इनकी हुई 24 अप्रैल 1974 को। ये जो है बिहार प्रदेश से संबंध रखते हैं। बिहार में एक ज़िला है बेगूसराय, सिमरिया घाट बेगूसराय ज़िला। सिमरिया घाट बेगूसराय जिला है, यहाँ से ये संबंध रखते हैं। इस कविता में लेखक ने पक्षी व बादल को संदेशवाहक माना है कि ये दोनों भगवान के डाकी हैं, संदेश लाने व ले जाने का काम करते हैं। इनके संदेश पेड़ पौधे पानी व पहाड़ अपने अपने तरीके से पढ़ते हैं। वस्तुतः पक्षी व बादल प्रेम सद्भाव तथा एकता का संदेश एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो चलिए अब हम इस कविता के अभ्यास को शुरू करते हैं। प्रथम प्रश्न। कुछ शब्द और उनके अर्थ इस फूल की पंखुड़ियों में जल्दी आकर बैठ गए थे, लेकिन जल्दबाजी में वे एक दूसरे से अलग हो गए हैं। पहले हम जान लेते हैं कौन सा शब्द किसके साथ आएगा, फिर हम करते हैं सौरभ। पहले हम इनका अर्थ जान लेते हैं। सौरभ का अर्थ होता है सुगंध। क्या होता है? सुगंध। पाँख, पाँख का अर्थ होता है पंख। बाँचना अर्थात पढ़ना। आंकना अर्थात अनुमान लगाना। अब आप इनके अर्थ समझ गए होंगे। अब हम इनको व्यवस्थित करके लिखते हैं। क्या आप उन्हें एक दूसरे के साथ बैठने में मदद कर सकते हैं? प्रिय विद्यार्थियों, हमें यहाँ पे इनको व्यवस्थित करके लिखना है। इधर हमें शब्द लिखने हैं, इधर हमें अर्थ लिखने हैं। ये अर्थ लिखा हुआ है, ये शब्द लिखा हुआ है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा सौरभ, सौरभ। अब हमें इसी की सीध में लिखना है इसका अर्थ, क्योंकि इधर की तरफ अर्थ लिखने हैं। तो सौरभ का अर्थ क्या हो जाएगा? ये इधर है तो इधर इसका अर्थ लिखेंगे हम। इसका अर्थ हो जाएगा सुगंध। क्या हो जाएगा? सुगंध, सुगंध। अब हम अगला अर्थ जानते हैं पाँख। पाँख हमने यहाँ लिख लिया। पाँख, पाँख का अर्थ होता है पंख, तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पे पंख। बाँचना, बाँचना हम यहाँ पे लिखते हैं बाँचना। और इधर इसका हम अर्थ लिखेंगे अर्थात पढ़ना। अब हमारा रह गया आंकना। आंकना हम इधर लिखेंगे आंकना, आंकना। और इधर हम इसका अर्थ लिख देंगे अनुमान लगाना अर्थात आंकना, अनुमान। अब आप इनके अर्थ को समझ गए होंगे। शब्द इधर की तरफ लिखने हैं, अर्थ इधर की तरफ लिखने हैं। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 2। प्रिय विद्यार्थियों, ये सब प्रयास आपके लिए किया जा रहा है, तो आप हमें भी सपोर्ट कीजिए और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने मित्रों तक भी इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं।
भगवान के डाके कविता के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये यहाँ पे रिक्त स्थान दे दिए गए हैं, ये भगवान के डाके हैं। कौन है भगवान के डाके? कविता में बताया गया है कि पक्षी और बादल। कौन है? पक्षी और बादल। ये क्या है? भगवान के डाकिए हैं। एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेजती है? सुगंध। ये हमने कविता में जाना। यदि आपको कविता का भावार्थ समझ में नहीं आया है तो आप भगवान के डाके नामक कविता सार प्रगति हिंदी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी गई है, आप उसे ज़रूर सुनिए। एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। भगवान के डाके कविता के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। कौन है बच्चों? रामधारी सिंह दिनकर। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो को शेयर करते रहें। पक्षी व बादल के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाह रहे हैं? पक्षी व बादल के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाह रहे हैं? पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं। भगवान के डाकिए हैं जो प्रेम, सद्भाव तथा एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश में पहुंचाते हैं। यहाँ कवि ने बादलों को हवा में और पक्षियों को पंखों पर तैरते दिखाया है। आशा करता हूँ आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भगवान के डाके कविता की आपको सबसे अच्छी पंक्ति कौन सी लगी? उन्हें लिखिए। प्रिय विद्यार्थियों, ये प्रश्न आपको अपनी रुचि के अनुसार करना है। फिर भी मैं बता देता हूँ, मुझे जो लगी मैं वो लिख रहा हूँ। बाकी आप अपने तरीके से दूसरी पंक्तियाँ भी लिख सकते हैं। मुझे शुरू की जो पंक्तियाँ हैं वो बहुत अच्छी लगी। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। शुरू की जो पंक्तियाँ हैं, पक्षी और बादल, कविता की लाइनें लिख रहा हूँ मैं। ये भगवान के डाकिए हैं।
जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़, बाँचते हैं। आशा करता हूँ बच्चों आप इन पंक्तियों को समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न नंबर 4 का ख भाग है कि आपने जो ऊपर पंक्तियाँ लिखी हैं, आप इन पंक्तियों का आशय अर्थात अर्थ भी स्पष्ट करें, भाव भी स्पष्ट करें कि इनका भाव क्या है। देखो प्यारे बच्चों, प्रिय विद्यार्थियों, पक्षी और बादल, यहाँ पर लेखक ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए माना है, भगवान के डाकिए कहा है या माना है, जो प्रेम, एकता, सद्भाव का संदेश एक देश से दूसरे देश में पहुंचाते हैं। हम सामान्य लोग उनके संदेश को पढ़ नहीं पाते हैं, किंतु पेड़ पौधे पानी और पहाड़ अपने अपने तरीके से उनके संदेश को पढ़ते हैं या समझते हैं। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक देश की धरती
दूसरे देश को सुगंध भेजती है। इस कथन का भाव अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे लेखक कहना चाह रहा है कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। इतनी लाइन हम लिख लेंगे, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है से कवि का भाव यह है कि एक देश की धरती दूसरे देश को प्यार और सौहार्द का संदेश भेजती है। प्यार और सौहार्द का संदेश भेजती है। यहाँ पर सुगंध भाईचारे का प्रतीक है। और गंध प्यार का। अब आप इन पंक्तियों का आशय या भाव समझ गए होंगे। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 6। पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ सकते हैं? प्रश्न 6 को कर रहे हैं अब हम। पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन बाँच सकते हैं, पढ़ सकते हैं? पेड़ पौधे, पानी और पहाड़। पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ ही पक्षी और बादल द्वारा लाया संदेश पढ़ते हैं। क्योंकि बादल जो संदेश लेके आते हैं वो संदेश संपूर्ण धरती पर जल की बरसात के रूप में हमें दिखता है। अब हम प्रश्न 7 की तरफ बढ़ते हैं। नीचे लिखे शब्दों के अर्थ जानकर वाक्य बनाएं। प्रेम, प्रेम अर्थात प्यार। प्रेम, प्यार। अब हमें वाक्य बनाना है। हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। प्रेम का अर्थ प्यार। हमें अब वाक्य बनाना, हमें एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। अब आप प्रेम का अर्थ समझ गए होंगे। हम अब अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं। बाँचना। बाँचना अर्थात पढ़ना। हमें पक्षी
और बादलों का संदेश बाँचना नहीं आता है, बाँचना नहीं आता है। अब हम अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं, आंकना। आंकना अर्थात अनुमान लगाना। वाक्य प्रयोग करते हैं अभी इसका, आंकना का। हम केवल पक्षी और बादलों के संदेश को आंकते हैं, बादलों के संदेश को आंकते हैं। आंकते अर्थात अनुमान, आंकते हैं या अनुमान लगाते हैं। पाँख, पाँख अर्थात पंख। पक्षियों के पंख या फिर पाँख पक्षियों के पाँख सुंदर होते हैं। सौरभ अर्थात सुगंध। एक देश की सौरभ सौरभ अर्थात सुगंध दूसरे देश में पहुंचती है। पहुंचती है। प्रिय विद्यार्थियों, अब आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विलोम शब्दों का सही मिलान कीजिए। विलोम, विलोम शब्द का अर्थ होता है उल्टा अर्थात विपरीत, विपरीत भी कह सकते हैं हम इसको। सुगंध, सुगंध का विपरीत होगा दुर्गंध। धरती, धरती का उल्टा हो जाएगा आकाश। भाप, पानी। देश, विदेश। अब आप यहाँ तक समझ चुके होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। प्रगति हिंदी यूट्यूब चैनल देखने के लिए धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक वीडियो को अवश्य भेजें। अब फिर अगली कक्षा में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।